रोहित भाई, राम राम। क्या हाल है आपके? राम राम निशांत भाई, बहुत बढ़िया। आप सुनाओ। थैंक यू आज पॉडकास्ट पे आने खातिर। और दर्शकों को भाई निशान दई और रोहित पठानिया की राम राम भाई, जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के आसपास भी एनसीआर में भी रहते हैं। पिछले दिनों तक लगभग एक हफ्ते तक दिल्ली में पोल्यूशन का मामला बड़ा उठ रहा है। और भाई साहब जो हैं रिसर्चर हैं इस मामले में, इन्वायरमेंट के ऊपर, क्लीन एनर्जी, पोल्यूशन, इसके बारे में लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ट्विटर पर ट्वीट करते रहते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कारण है ये जो दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन है, ये पहले भी ऐसे ही था या ये पिछले हाल फिलहाल का फिनोमिना है, क्या चक्कर है, कोई सोल्यूशन इसके हैं कि नहीं है, और कोई कोई पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने को तैयार इसकी। तो रोहित भाई, ये चक्कर क्या है यार? मतलब ये क्या कारण है? ये हर साल महीना डेढ़ महीना सर्दियां मतलब जो थी दिल्ली में, कहते थे बड़े खुशहाल मौसम होता था इस टाइम पे, सबसे अच्छा पार्ट था साल का, ये सबसे मतलब बर्बाद नरक हो गया है ये क्या चक्कर है? कारण क्या रहे इसके? तो बहुत अच्छा सवाल है। और अभी जो इमीडिएट हाल ही फिलहाल की जो स्थिति है, उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये समझ आता है कि दो कारण बनते हैं। पहला, यहाँ पे जो वातावरण है, जो मौसम के हालात हैं, वो ऐसे हो जाते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है उसमें हवा का जो बहाव है तकरीबन तकरीबन शून्य हो जाता है। और उसका कारण ये होता है कि उत्तर पश्चिम से भी हवा आ रही है और दक्षिण पूर्व से भी हवा का एक झोंका चल रहा है, और वो दोनों एक दूसरे को जैसे समझिए ना काट रहा है, और काट के वो बेसिकली जिसे बोलते हैं स्टिल एयर बना रहा है एकदम। तो वो परेशानी तो होती है। अब उसमें दूसरी परेशानी ये जुड़ गई है कि जो पहले पराली की जो बर्निंग होती थी, वो पिछले 6-7 साल में मुख्य तौर पे इसी वेदर के पैटर्न के साथ मेल खाने लगी है, जो पराली जलाने का समय होता था। साइमल्टेनियस हो गई मतलब दोनों चीजें ना। साइमल्टेनियस हो गया। पहले जो होता था जी, वो अक्टूबर मतलब मिड तक आते थे, खत्म हो जाती थी पराली जलानी, और हमारे पास कुछ 1-1.5 महीने का समय होता था कि किसान जो है अगली साइकिल लगा सके। सही। लेकिन 2016 के 2013 से 16 के बीच में पंजाब और हरियाणा दोनों में धान की खेती को पानी का नुकसान ना करे इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए, जो खेती जो बुआई आपकी मई के एंड में और जून में होती थी, उसको जुलाई में करना शुरू किया, और साथ में जो आपकी जो फास्ट ग्रोइंग वैरायटी होती थी उसको लगाया। लेकिन उसके चक्कर में ये हो गया कि पराली हटानी, जो हार्वेस्ट के बाद, जो आपकी धान की कटाई के बाद जो आपकी जो पराली बची हुई है, उसको हटाने से लेके अगली फसल लगाने तक का जो विंडो था, वो 1.5 की जगह मुश्किल से 15 दिन का रह जाता है। और जी हमारे यहाँ पे हरियाणा में तो अभी खैर बहुत स्थिति बेहतर है, लेकिन पंजाब में विशेष तौर पे वो मशीनें नहीं है इतनी संख्या में कि हार्वेस्टर, कंबाइंड हार्वेस्टर, या फिर इवन वो जो मशीनें जो आपकी जो पराली को वापस जमीन में दबा दें, वो इतनी संख्या में है ही नहीं स्टेट के अंदर कि वो इस चीज को जल्दी से जल्दी कर सके। तो जी फिर किसान के पास अब उसकी मर्जी है या उसकी विवशता है, आप ये समझिए, जलाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा, और वो जला के जल्दी से जल्दी अपनी खेत साफ करना चाह रहे हैं ताकि ये हो सके, अगली फसल के लिए हम तैयारी कर सके। तो अभी एकदम इसी समय, ये जो पिछले 3-4 साल से जो ज्यादा इस पे जो हाइतौबा मची हुई है, वो इसी कारण मची हुई है कि ये दो चीजें एक साथ संयोगवश मतलब साथ आ जाती हैं। सही। मतलब दो इमीडिएट रीजन में आपकी बात ठीक समझाऊं तो एक तो पराली का जलना और एयर फ्लो, स्टिल एयर हो जाती है, और दोनों को ओवरलैप हो गई, ये मतलब सीजन दोनों का सेम हो गया। और दर्शकों को बताना चाहूंगा, अभी हम हरियाणा में ज्योग्राफी में पढ़ते थे खरीफ और रबी, तो खरीफ का सीजन जो है वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया, और जो रबी की फसल जो सर्दियों में गेहूं उगाते थे उसका टाइम जो है ना वो कम हो गया है। और दूसरा, आपने एक हरियंत भाई ने भी ट्वीट करा था इस बारे में कि भाई पहले जो हम धान की कटाई करते थे वो नीचे से काटते थे, बिल्कुल जो मैनुअल कटिंग होती थी, ठीक है, वो बिल्कुल जड़ से काटते थे। तो अब क्या होता है, अब इंसेंटिव चेंज हो गया, अब हार्वेस्टर जो होती है ऊपर से काटती है, तो जलाने में फायदा रहता है खेत में उसको कि खड़ी खड़ी जल जाए। अब वो उसका ना तो कुछ दाम मिलते, पहले उसका जैसे तूड़ा बना लेते थे, कुछ यूज हो जाता था, अब वो ऐसी हालत में कट जाती है आधे में, ना तो मतलब वो तूड़े के ही काम आती है, तो उससे उसे लगता है कि वो तूड़ी भी नहीं बिकेगी, सीधी सीधी जला दो। तो ये तो लेकिन एक ना नैरेटिव चल रहा है रोहित भाई इस मामले में कि पराली नहीं यार, मतलब ये तो क्रैकर्स हैं। लेकिन अब की बार तो दिवाली की लेट होगी ना, थोड़ी सी दिवाली की गलती होगी थोड़ी, कि दिवाली बेचारी जो है थोड़ी लेट होगी, थोड़ी पहले आ जाती है हफ्ता भर पहले, तो मतलब फिर वो भी ओवरलैप हो जाती है उसमें, फिर इजी हो जाता है कि हाँ क्रैकर्स थे,
तो क्रैकर्स क्या है ये? तो ये क्रैकर वाला जो दुष्प्रचार जो है, पटाखों को लेके जो दुष्प्रचार है, बहुत सालों से चल रहा है। और विवश मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट भी जानता है इस बात को, लेकिन वो एक सिंबॉलिक एक्ट के तौर पे उसको बैन करता है रेगुलरली। और अब दिल्ली सरकार ने भी करना वही शुरू कर दिया, और उसका जो इन्फोर्समेंट, जो क्योंकि वो एक नेशनल आपका CAQM बॉडी करके, काउंसिल फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफ दिल्ली NCR करके एक बॉडी बनाई थी केंद्र सरकार ने, तो उसका भी दिशा निर्देश हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की सरकारों के लिए यही होता कि ये आपको कदम लेना पड़ेगा इस समय। अब IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं सच्चिदानंद त्रिपाठी जी, और वो इन्वायरमेंटल साइंस के एशिया के वन ऑफ द लीडिंग माइंड्स माने जाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के, इंजीनियरिंग को लेके, एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग में उनका पिछले साल इनफैक्ट एक पेपर छपा है नेचर जियो साइंसेज में। वो इतना मतलब नेचर जियो साइंसेज, नेचर जिसने सुना है जर्नल में तो उसको पता चल सकता है कि कितनी महत्ता रखता है पेपर। तो उस पेपर में उन्होंने ये दिखाया है, सिद्ध करके, स्टडी करके 2 साल 3 साल की, कि पटाखों का तो असर सिर्फ 1 से 1.5 दिन के लिए पूरे साल में होता है। तो वो 1 से 1.5 दिन, वो भी तब जब वो जलाए जा रहे होते हैं। तो अब तो जी अभी तो कोई पटाखे तो जल नहीं रहे पोल्यूशन तो तब भी है आपका। असली मुद्दा जो है ना, लेकिन इस सब में छुप जाता है। और असली मुद्दा जो है वो ये है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है, रादर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में जो पोल्यूशन का जो स्तर है, वो वैसे ही बहुत बड़ा हुआ रहता है पूरे साल में। अभी इस साल बहुत सालों बाद ऐसा आया है कि 100 दिन से ज्यादा एक मॉडरेट एयर क्वालिटी जिसे हमने बना रखा है स्टैंडर्ड, उसको मतलब वो मैच हो सका है। और वो, लेकिन वो जो मॉडरेट एयर क्वालिटी है ना निशांत भाई, वो वर्ल्ड WHO के स्टैंडर्ड से बहुत ऊपर है, बहुत नीचे। हाँ, तो वो तो मतलब मॉडरेट भी क्या, मतलब जहर तो तब भी ले रहे हो आप, बस वो फर्क हो गया कि मतलब आपने अपने को पेट्रोल के साथ फिर वो लाइटर से आग लगाने, अगरबत्ती से आग लगाने की बात करी हुई है। तो इतना ही फर्क समझिए दोनों में। वो तो इंडियन स्टैंडर्ड्स हमेशा ही ऐसे होते हैं ना, वो घरेलू अपने हिसाब हाँ से। जी, वो तो निशांत भाई हम तो कहते हैं कि हमारी कंडीशंस अलग है, वी आर अ वेरी डिफरेंट नेशन, बस ये हम चूर्ण चटा देते हैं सबको इन मामलों में। सही। अच्छा रोहित भाई, ये तो बात होगी कारण क्या है, इसमें 2-3 कारण और बात करेंगे। इसका इफेक्ट क्या है हेल्थ पे? अब मैं डॉक्टर हूं ना आप हो, लेकिन डायरेक्टली आप स्टडी करते हो इस चीज की, तो 2 कण में पढ़े हैं, PM2.5 और PM10 जो ये कण है। तो ये कुछ जो है कि आधा बर्न होगी कोई चीज, जैसे पहले हम साइंस की किताबों में स्कूल में पढ़ा करते थे कि भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मतलब हाफ बर्निंग से प्रोड्यूस हो गई, इससे प्रोड्यूस होगी, वुड चारकोल बर्निंग ये वगैरह। तो इसका इफेक्ट क्या है? ये जब कण जो स्मॉग या धुआं ऊपर चढ़ता है तो हेल्थ पे क्या असर करता है? बहुत अच्छा सवाल है निशांत भाई। और जो PM2.5 होता है, अब आपको समझना पड़ेगा 2.5 का मतलब क्या है यहाँ पे। एक माप होता है माइक्रोमीटर, मतलब 1 मीटर का भी छठा हिस्सा, 1 सेंटीमीटर का भी छठा हिस्सा लगा लीजिए, मीटर नहीं सेंटीमीटर। मतलब बाल से भी उसको बाल के बताते हैं कि भाई हमारा जो बाल का भी मतलब बाल से भी पतला, बालों से भी बहुत महीन। और उसकी परेशानी क्या होती है कि वो हमारे फेफड़ों में जो नेचुरल फिल्टर होते हैं ना, जो हमारे को कुदरत ने दिए हैं, जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, वो उसको भी भेद जाता है और हमारे खून में चला जाता है। अब खून में जाने की समस्या क्या है, और ये स्टडी भारत के भी साइंटिस्टों ने की है और बाहर के विदेशी साइंटिस्टों ने भी करी है, जिसे अंग्रेजी में सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म एक्सपोजर बोलते हैं। मतलब आप लगातार एक सीमित मात्रा तो दिन भर ले ही रहे हो अंदर, और जब आपके रक्त में बह रही है वो, उसकी वजह से कैंसर जैसे खतरनाक रोग जुड़े हैं, आपके हार्ट, दिल्ली की समस्याएं, हार्ट प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं, डिफॉर्मिटीज एट बर्थ भी जुड़ी हैं। और पहले तो क्योंकि हम लोग जब एंटी नॉकिंग एजेंट, जब लेड के यूज करते थे पुराने जमाने में, तो लेड का एक्सपोजर जो है, या मर्क्यूरी का भी एक्सपोजर जो एयर से आता है, वो आपकी ना, ये आपको मानसिक विकलांगता से भी जोड़ा जाता है बच्चों में विशेष तौर पे। तो इतनी तो समस्याएं, आप देखिए ये तो सिर्फ PM2.5 की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूं। ये कोरिलेशन या मतलब ये संयोग पाया गया है आपके विज्ञान की अपने संशोधन में, कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है हवा में, तो आपको दिल के दौरे ज्यादा पड़ते हैं।
आपके लोगों में दिल के दौरे ज्यादा हो जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है लोगों में, विशेष तौर पे बुजुर्गों में। तो कभी आपको याद होगा कि बुजुर्ग जो होते हैं सर्दियों में ज्यादा मतलब दिल के दौरों की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। इसीलिए होता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा है बहुत उसका घनत्व तो बढ़ जाता है उस समय हवा में, क्योंकि हवा तो बिखर नहीं रही है, वो ठंडी पड़ी है, वो बैठी हुई है और उसका एक्सपोजर बार बार हो रहा है, तो वो भी एक समस्या होती है। अच्छा, ये तो इंसानी अपने मतलब मानव सेहत की बात हो रही है। आपके जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका कितना नुकसान होता है, क्योंकि ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, इन ये पानी में मिलके जब पड़ते हैं जमीन पे तो ये एसिड रेन बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। और बताओ, समझिए तेजाब बरस रहा है ऊपर से, लिटरली तेजाब बरस रहा है, और वो कितना खतरनाक हो सकता है हम सबके लिए। हमारे हमारे को कितने तरह की चर्म रोग की समस्याएं हो जाती हैं उससे, हमारी कितनी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जाता है, हमारी फसलें खराब होती हैं उससे। तो ये सब के जो मतलब जो ये जाल बना हुआ है ना, इसको, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसीलिए मैं बड़ा खुश हुआ कि आपने पूछा। हम लोग इसका हमारी सेहत पे जो सीधा सीधा असर हो रहा है उसको अनदेखी कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये तो कैलकुलेशन में ही नहीं है कहीं। मतलब कोविड को इतना बड़ा हवा बना लिया, ये तो परमानेंट कोविड चल रहा है 10-15 साल से। 10-15 साल से क्या, 25 साल 30 साल लगा लीजिए। हर साल आ और जाता तो और, बिल्कुल बिल्कुल, और तो और आपका ये आपके जो मतलब एयर पोल्यूशन में आप रह रहे हो, कितने लोगों को दमा ट्रिगर हो रहा है, आप ये सोचिए, है ना, कितने लोगों को सांस की दिक्कतें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके वो शरीर में वो जान ही नहीं बची है। एक स्टडी हर 10 साल में लांसेट जर्नल, बड़ा प्रसिद्ध जर्नल है मेडिकल साइंस का, वो करता है, जिसमें कि वो एयर वायु प्रदूषण के कारण कितनी मृत्यु हुई है उसका एक आंकलन लगाता है, हिसाब लगाता है बेसिकली। और सबसे ज्यादा मृत्यु जो होती है इनफैक्ट वो भारत में ही हो रही होती है हर साल। क्योंकि हमारे जितने भी शहर हैं आप लगा लीजिए, सब में वायु प्रदूषण की समस्या। ये दिल्ली तो खैर दिल्ली तो पराकाष्ठा हो गई है, मैं तो कहता हूं। लेकिन समस्या ये हो गई है कि दिल्ली में चलिए, क्योंकि हमें पता है कि ये हो रहा है इसलिए लोगों को पता है। कई शहरों में तो हमें पता भी नहीं कि हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसको देखा कर रहे हैं। सही। और दिल्ली पे थोड़ा आ जाते हैं। दो कारण हमने देखे, पराली देखा और आपका ये जो स्टिलनेस ऑफ एयर है कि भाई एयर फ्लो चेंज हो। तीसरा इसमें फायर क्रैकर, तो अभी क्योंकि उस पर बात हो गई है, एक व्हीकल दिल्ली में जितने बढ़ गए हैं, अब डॉक्यूमेंट्री में भी जैसे अपवर्ड वैली में आपने बात करी कि यार दिल्ली में, मैं थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लूंगा दर्शकों के लिए कि भाई ये भोपाल गैस त्रासदी हुई 1984 में, उसके बाद 86 में आपका ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है, बेसिकली उसी का रिएक्शन है कि उससे पहले इंडिया में लॉ भी नहीं था कुछ, एयर एक्ट, वाटर एक्ट थी 72 की, वो बने हुए थे बोर्ड नॉन फंक्शनल टाइप के। फिर 1991 ये ओलियम लीक केस होता है यहाँ दिल्ली में, कीर्ति नगर में, और उसके बाद 91 में पब्लिक लायबिलिटी एक्ट आती है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हम लॉ में उसे पढ़ते थे टॉर्ट्स में कि भाई मतलब कि किसकी जिम्मेदारी होगी ऐसे केस में। उसके बाद बड़ी लेजिस्लेशन हुई, एमसी मेहता बेचारे मतलब केस करते रहे, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देती रही बड़े एक्टिवली, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वो दौर था 90s का। ये आते आते 2005 में फिर ये सीएनजी लगा देते हैं, वो डीजल फेज आउट करते हैं, वो सारा चला 2007 तक, जो हम देखते हैं कि 2007 में एक कुछ दिखने लगा उसका इफेक्ट। फिर कॉमनवेल्थ आ जाता है, ये आपके रोड हाईवे कंस्ट्रक्शन गाड़ियां, ये जो है इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, और आप फिर धीरे धीरे गाड़ियां पर बंदा जो है, कहते हैं सिक्स्थ पे कमीशन के बाद जो 2006 में आया था, वो बाइक से फेज था, बाइक से गाड़ी ट्रांजिशन का सिटीज में, तो सबकी अपनी गाड़ियां हो जाती हैं पर्सनल। तो ये 2010 के बाद हमें इफेक्ट जो है ना अब देखने को मिल रहा है इस दशक में। तो व्हीकल का कितना रोल है इसमें? जो व्हीकल पोल्यूशन था, BS6 आ गया आज की डेट में, हमने एक स्टेज तो जो है भूल ही गए, वो भी खैर हमारे अपने हैं, अगेन इंडियन स्टैंडर्ड्स। यार व्हीकल का तो देखिए, दो चीजें होती हैं। जो ये BS स्टैंडर्ड होता है, ये व्हीकल और ईंधन दोनों पे, वाहन और ईंधन दोनों पे लगता है। तो अब ईंधन तो कम से कम चलिए साफ मिलने लगा उस तरह का, तो ये तो अच्छी बात है। समस्या है कि अभी पुराने वाहन तो अभी भी चल ही रहे ना, तो साफ ईंधन भी मतलब कहीं ना कहीं वो निगेट हो जाता है, जैसे समझिए इस तरह से। लेकिन असली समस्या ना निशांत भाई ये है कि हमारे शहर दिल्ली NCR के क्षेत्र में गाड़ियों की मतलब भरमार है। और सिर्फ मैं मतलब सिर्फ कार की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो दोपहिया वाहन भी हो, उनकी भी कोई कमी नहीं है। अब आपको बड़ी मतलब हैरान करने वाली बात बताता हूं, जो पुराने 2 व्हीलर है ना, वो पुरानी गाड़ियों से भी ज्यादा पोल्यूटिंग होते हैं। ठीक है। और लोगों को ये बात पता, जब बताओ तो लोग हैरान हो जाते हैं एकदम से। कैसे? क्यों? क्योंकि तब आपके 2 स्ट्रोक इंजन चलाते थे ज्यादा, 4 स्ट्रोक इंजन ज्यादा क्लीन होता है उसके मामले में।
लेकिन टू स्ट्रोक के अभी तक निकले ही नहीं आज तक। ठीक है, दिल्ली में 30 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जो जिनकी रजिस्ट्रेशन डेट 20 साल से पुरानी है। हमें नहीं पता वो कहां है, वो कहां चल रही है, किस हाल में चल रही है, किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन है, मतलब अभी भी है, स्क्रैप कहीं तो है, इसका मतलब कहीं तो चल रही है ना। अच्छा, और दिल्ली में वैसी गाड़ियां इतनी होती हैं कि अगर आप कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर इनको भी ऐड कर दो तो भी कम नंबर पड़ जाता है। हाँ, मिक्स आपने बताया था, तीनों के कंबाइंड बराबर है दिल्ली के। बिल्कुल बिल्कुल, और तो ये तो मैं सिर्फ दिल्ली दिल्ली की बात कर रहा हूँ। एनसीआर ठीक तो है, अभी जोड़ा। एनसीआर तो मैंने जोड़ा ही नहीं। मैं एनसीआर जोड़ूंगा तो मतलब लगा लो जितनी जर्मनी की आबादी नहीं होगी उतनी हमारी गाड़ियां होंगी शायद। ये हाल हो रखा है इस समय। घर के साथ 2 गाड़ी हो गई। हाँ, और चलन हो गया ना। अच्छा, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है जो आपने टच भी किया हमारे साथ ऐसी बात कैजुअली कॉन्वर्सेशन में। ये गाड़ियां क्यों खरीदी लोगों ने? समृद्धि आई, पे कमीशन की वजह से समृद्धि आई, सड़कें बनी हमारी यहाँ पे कॉमनवेल्थ की वजह से। लेकिन उसके साथ ना निशांत भाई, आपने एक चीज नोट करी होगी, हमने मेट्रो तो बहुत बढ़िया बना ली है, लेकिन मेट्रो तक आने जाने के लिए बसें नहीं थी किसी को। नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, फीडर वीडर का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ। दूसरा, ऑटो की जो हमारी कैप है, ऑटो रिक्शा की, हमारे शहर, हमारे दिल्ली शहर की खास तौर पे 1 लाख बनी हुई है। दिल्ली जैसे शहर में जहां पे कम से कम 3 लाख ऑटो चलने चाहिए ये फर्स्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए, वहां पे 1 लाख ऑटो चलता है। क्यों जी? ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई 2011 की एक गाइडलाइन की एक रूलिंग है, और आज तक इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। अच्छा जी, तो जब फर्स्ट और लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, लोग क्या करेंगे? लोग अपने गाड़ियां चलाएंगे, अपने टू व्हीलर चलाएंगे, अपनी कार चलाएंगे। अब जैसे भी थोड़ा बहुत हमने बस का, बीआरटी का कॉरिडोर लाने की कोशिश करी, तो जी जो दबा के राजनीति हुई है, सारी पार्टियां कांग्रेस के ऊपर चढ़ गई। उस समय शीला दीक्षित जी पे चढ़ गई। अब देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि वो बीआरटी में खामियां नहीं थी, खामियां तो बतेरी थी उसमें भी, मैं ये भी खुद कहता हूं, स्वीकार करता हूं। डिजाइन में होंगी प्रॉब्लम उसके। डिजाइन में प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने उसको फेयर चांस नहीं दिया आइडिया को। मैं ये कहता हूं लोगों को, अगर आपने उसको फेयर चांस दिया होता, क्या पता ये सब समस्या ना बनी होती, है ना। अगर बसों में लोग जा सकते हैं, अमीर देशों में लोग बसों में जाते हैं। मैं सिंगापुर में रहा हूं 1.5 साल निशान भाई, मैंने वहां पे लगा लीजिए 70% जो आबादी है उस देश, उस छोटे से शहर की, वो बसों में जाती है। वो कोई कम अमीर नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन वो बसों में जाती है, मेट्रो तक जाती है, मेट्रो चढ़ के ऑफिस जाती है। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? वो मेट्रो ऑन रोड हो गया ना एक तरीके से। बिल्कुल, वो था ही मेट्रो ऑन रोड का कॉन्सेप्ट ना। क्योंकि जब 1972 के आसपास ब्राजील में रियो डी जनेरो ओलंपिक्स हो रहे थे, तो ब्राजील में ओलंपिक्स करने थे उस साल, और उसकी वजह से उन्होंने सोचा पूरा राज्य, पूरा जो देश है उसमें टूरिज्म बहुत बढ़ेगा, है ना। आपके सैलानी खूब दबा के आएंगे, और ब्राजील तो मतलब बड़ी आकर्षक जगह भी रही है अमेरिका में, अगर आप घूमे तो। अब उनको लगा जी हम मेट्रो बना लेते, लेकिन मेट्रो खर्चा कौन देगा? 1970, मतलब वो 1970 के दशक की बात है। और उनको ये लगने लगा कि उन्होंने अपना ये मॉन्ट्रियल जो कनाडा में है उसका अनुभव देख लिया था। बाय द वे, मॉन्ट्रियल में जो कनाडा में जो आपकी मेट्रो है, लोग उसके लिए आज तक टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, 1972 की बनाई हुई को। तो ये आपको बताता है कि कैसे आप, मतलब सफेद हाथी पालने का शौक ना रखना नहीं चाहिए कभी, इसीलिए। और हर ये बात है, अब लखनऊ हो चाहे नागपुर हो, हर कहीं मेट्रो आ रही है। हाँ नहीं, अरे बाबा आपको पता है जयपुर में 6% भी ऑक्यूपेंसी नहीं है। हाँ, 6% पीक पे, हाँ कोई नहीं है ना। लखनऊ में है, नागपुर में तो और भी बुरा हाल है, कोई नहीं है। मैं गया था नागपुर में, कुछ है ही नहीं वहां, कोई बैठ ही नहीं रहा। लोग का है वो जस्टिफाई करने के लिए, लोग का है ये मुझे बताओ। चेन्नई जैसे बड़े शहर में 10% नहीं क्रॉस कर पा रही। चेन्नई में आबादी कम है कोई, वहां नहीं 10% क्रॉस कर पा रही। इसका मतलब ये होता है ना कि मेरे आप, या तो ये, अगर आप ये बोल रहे हो कि आपको पता नहीं था कि ये नहीं हो सकता, तो ये तो प्लानिंग का भी फेलियर है। फिर आपने इतने महंगे प्रोजेक्ट बना दिए, कल को उसकी जो लायबिलिटी होती है जिसे बोलते हैं, कोई तो पे करेगा ना उसके लिए, कोई तो उसका हिसाब देगा। आप नहीं कर रहे, फ्यूचर जनरेशंस करेंगे उसको। हाँ, वही हम ही, हमारे कर से, हमारी टैक्स से निकलेगा ना, और कहां से निकलेगा। तो ये मुसीबत है ये देख के ब्राजील ने मेट्रो ऑन रोड का कॉन्सेप्ट शुरू किया, फिर वो चला, फिर पूरे दक्षिण अमेरिका में ये बहुत पॉपुलर होने लगा कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट जो बोगोटा के मेयर थे एक बड़े मशहूर, जो बाद में उसके राष्ट्रपति भी बने कोलंबिया के,
उनकी बड़ी अच्छी मेरे को मान्यता लगती है कि हमारे देश, मैं अपने देश को विकसित तब मानूंगा जब अमीर भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमेगा। हाँ, उतना अच्छा स्तर है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस का। सही। ये एक मतलब होता है ना, एक फलसफा है जो हम लोग कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रहे हैं, ना उसको अपना पा रहे हैं। हमारे यहाँ तो एलिटिज्म इतना है ना कि अपने यहाँ से मेट्रो नहीं निकलनी चाहिए, कि मेट्रो भी जो दिल्ली के पॉश एरिया वहां से अंडरग्राउंड जाती है, हाँ वही, बाकी हम ऊपर इसीलिए, जाएगी। बिल्कुल वो क्योंकि इसीलिए यार है। हमारे, हाँ, कि यार मेट्रो क्यों जा रही है हमारे, हम तो गाड़ी वाले आदमी है, ये मेट्रो क्यों जा रही है। अब ये देखिए, हम लोग उसके चक्कर में उन्हीं स्टेशन पे दुगना कॉस्ट देते हैं। हाँ, अंडरग्राउंड करने के जो कॉस्ट होती है वो ओवरहेड की 2 गुना होती है। होती है। या तो फिर आप पूरी दिल्ली का बनाते हैं, ये भेदभाव क्यों फिर? हाँ, कुछ एरिया में आपने कर दिया, हाँ, चलिए जैसे सिविल सरकारी का लाइन्स मैं को स्थिति मान, विधानसभा में आपने नीचे निकाल दी, बिल्कुल वो बिल्कुल, फिर चलिए मैं चले जाके ऊपर हो गवर्नमेंट जाती है। एरिया का जो गवर्नमेंट ऑफिस हाँ, जैसे हाँ, सचिवालय वगैरह वहां मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वहाँ वहां पे सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी का इशू भी, हाँ वहां सिक्योरिटी का भी इशू बनता है। इसका क्या तात्पर्य है कि आपके कुतुब मीनार में ऊपर चढ़ के आ रही है और पीछे हौस खास में अंडरग्राउंड है? खास में एम्स तक पूरा हाँ, अंडरग्राउंड है सब। कोई तर्क नहीं है ना उसका, क्योंकि ये सारे पॉश एरिया से निकल रही है इसका मतलब। तो आपके लिए एक दूसरा मापदंड, हमारे लिए दूसरा मापदंड हो जाता है फिर। वही वही एलिटिज्म जो आपने कहा ना, कि भाई वो बस में चढ़ने को तैयार नहीं है। क्योंकि मेरे को याद है कि 2010-11 के आसपास जब मैं ड्यू जाता था कॉलेज में, तो हम भी बस का पास बनवा के हम टू एंड फ्रो घर से, तब तो डीटीसी में चलना बड़ा आम था, मतलब हम भी चल लेते थे 12-13 साल पहले ना, मतलब डीटीसी के रूट तक याद थे। अब मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ, अब तो खैर मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ गई है, जाल फैल गया है, लेकिन कोई चढ़ता ही नहीं है, मतलब बस में डीटीसी का तो ये हाल हो रखा है कि बेचारी इसके पास पैसे नहीं है ना, अरे बिल्कुल इसके बिल्कुल, अलावा अभी पैसे हैं वो इतनी, मेट्रो में जाएगा या पर्सनल गाड़ी से जाएगा बिल्कुल डीटीसी। बिल्कुल, डीटीसी अभी इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रही है। और लेकिन उनको बसों की इतनी जबरदस्त जरूरत है, मैं आपको बताता हूं क्या। 1993 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने एक हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट को। तो हलफनामे में उन्होंने बोला था कि हम दिल्ली में 10,000 बसें चलाएंगे। वो दिन है, आज का दिन है, आज तक 10,000 बसें नहीं हो पाई हैं। वो और पॉपुलेशन कई गुना हो गई। हाँ, वो 10,000 बसें उन्होंने उस पॉपुलेशन के हिसाब से बोला था, सोचिए। 93 की पॉपुलेशन क्या थी। मैं आपको दावे कहता हूँ निशांत भाई, आज 10,000 बसें कर देना किसी तरह दिल्ली में, आप सच्ची में एक्चुअली सुधार देखोगे। स्पेशली सही। 2 व्हीलर छोड़ देंगे लोग, तंग आ गए लोग ट्रैफिक से, कहीं जा तो पा नहीं रहे, खड़े हुए हैं, पर वो मजबूर 2 व्हीलर इसलिए चला रहे हैं क्योंकि बसें नहीं मिलती हैं, या बस में जगह नहीं होती है। जगह नहीं होती, बिल्कुल सही बात। हाँ, कितनी कम बसें हो गई दिल्ली में, आप भी देखते हो, आप भी दिल्ली में रहते हो, मैं भी यहीं रहता हूँ। दिल्ली में बसों में जगह ही नहीं है, ना बसें इतनी नहीं, दिखती हैं। पैर खड़े, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती बस में, ये हाल है। और ये एक न्यूज स्टोरी आई थी, उसमें उन्होंने अनुमान लगाया था कि जितनी बसें खराब पड़ी हुई हैं दिल्ली की डीटीसी की, ये नौबत ना आ जाए कि 500 बसें रह जाए सिर्फ डीटीसी के पास पूरी दिल्ली में चलाने के लिए। और इतने जितने रूट होंगे उस पर एक ही बस चलेगी फिर, वो 500 एक भी नहीं चल सकती, एक भी नहीं चल सकती, ये हाल है। 900, मेरे ख्याल से 982,000 तो रूट हैं। तो हाँ बस ABCD भी इन्होंने निकाल रखा हाँ, है। और डीटीसी तो चला ही नहीं पाएगी फिर, ठीक है, हाँ, डीटीसी तो प्लस किसी तौर पे चला हुआ है। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन्हें, कॉन्ट्रैक्ट पे लेके। बाकी जो ऑटो वाली समस्या है, अभी दिल्ली सरकार 2 साल से बोल रही है नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू मांगेंगे अपने 1 लाख के नंबर का। अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं जो उन्होंने किया उसके उस दिशा में। तो मतलब निराशाजनक स्थिति तो है, जहां पे अब देखिए ये भी बात है ना, इसमें राजनीति कैसे होती है मैं बताता हूँ। अब ये बोलते हैं जी हमको हमारे हाथ बांध रखे हैं किसी ने, ठीक है भाई, हाथ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने में तो किसी ने हाथ नहीं बांधे ना आपके। ट्रांसपोर्ट तो आप ही का सब्जेक्ट है ना, एनवायरमेंट तो आप ही का सब्जेक्ट है। अच्छा, आप ही की सरकार दूसरी स्टेट में जहां पे पराली जलने की सारी समस्या इस समय चल रही है, वहां पे आपका मुख्यमंत्री बस एक ट्वीट कर देता है कि तुसी पराली ना जलाओ। उसके आईएएस ऑफिसर जब जाते हैं रोकने तो उस आईएएस ऑफिसर से जलवा देते पराली। तिली उसी से जलवा लेते हैं। हाँ, तिलियों से जलवा रहे हैं। अच्छा, ये लॉ एंड ऑर्डर की तो हालत है स्टेट में, है ना। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक बोला था अपने ऑर्डर में कि आप इनको 100 रुपए क्विंटल दे दो ताकि ना जला सके। वो 100 रुपए क्विंटल भी नहीं कही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसमें आप 100 रुपए क्विंटल वाली बात क्यों करें। देखो, हम तो दिल्ली के लिए बोल सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है, लेकिन सच बात तो ये है ना कि सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है ना, ये पूरे, मतलब ये तो हरियाणा के भी लोग परेशान है, पंजाब के लोग परेशान है, पंजाब की भी है।
और इसके तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तक इसका वो है ना, जो पाकिस्तानी पंजाब है, लाहौर की भी वही हालत है। उधर भी वो रो रहे हैं कि हमारे, वो ये रो रहे हैं कि इंडिया के पंजाब से धुआं उड़ के आ रहा है। हाँ, मतलब लाहौर और दिल्ली में तो एक जैसी हो गए, वहां भी पोल्यूशन हाँ नहीं, वो क्योंकि वो दोनों लोअर डाउन विंड के डाउन स्ट्रीम आ जाते हैं ना, तो दिक्कत है ही। अब वो देखे, आप वो बोल रहे हैं ये लोग कि आप मत जलाओ। अच्छा, अल्टीमेट तो ये है जी कि वो इस बात पे लड़ाई हो रही है कि तुम पराली नहीं जलाने को रोक सकते। इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है कि दिल्ली में वैसे जो पूरे साल एयर पोल्यूशन रहता है उसके बारे में क्या किया जाए। क्या है, बस वहां बस फोकस यहीं पे कर दिया ना, हाँ, क्योंकि वो दिखता नहीं ना, वो वाला पोल्यूशन नहीं दिखता ना किसी को, ये पराली का धुआं दिख रहा है सबको। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न सबमिशन है केंद्र सरकार की भी और दिल्ली सरकार की भी। पूरे साल के अंदर जो पोल्यूशन का इशू है उसका 15% ही सिर्फ जो है पराली का इशू है। तो 15% के ऊपर इतनी राजनीति है, जो 85% है उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं हो रही। हाँ, वो जो पूरे मतलब साल भर का जो 11 महीने चलता है, वो क्या है, मतलब उसका वो कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, वो कोई नहीं पूछ रहा। तो ये वही बात होगी ना कि उस पर फोटो ऑप नहीं कर सकते ना सब लोग मिलके। हाँ, वो देखो डेली लाइफ तो मोनोटोनस है ना, उसमें कुछ है नहीं दिखाने को, मतलब क्या, वो तो जो छुपके काम होता है, आप डेली लाइफ में मतलब और क्या कहते हैं कि हार्डवर्क कर रहे हो, डेली कोई पॉलिसी बन रही है, वो बोरिंग है ना, वो क्या दिखाने का है। एक वो है कि कैसे वो स्टेशन लगा दिया, सीपी में कुछ बना दिया पोल्यूशन को वो करने के लिए, कुछ इनोवेट कर दिया, कुछ मतलब बैनर लगवा दिए, कुछ नई चीज, कोई मशीन लॉन्च कर दी ऐसे वाली जो पराली को मिक्स कर दे, मतलब वो फोटो ऑप अच्छा होता है ना उससे। वो आपने जो ये स्मॉग टावर की बात करी ना, बाई गॉड इतनी चिढ़ मचती है ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊं। स्मॉग टावर के ऊपर एक स्टडी करी थी एक संस्था ने। आपको दिल्ली में अगर स्मॉग टावर लगाने हैं, उसका असर हो, उसके लिए आपको कम से कम 1.25 लाख स्मॉग टावर लगाने पूरी दिल्ली में। कौन खर्चा देगा 1.25 लाख स्मॉग टावर्स का? ये तो कोई तुक ही नहीं बनता ना। ऐसी जो मतलब बेहुदी बोल सकता हूं मैं, बेहुदी चीजें बनाते रहते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं, जिसका कोई असर नहीं हो सकता। वही ना, वो पॉलिसी और पॉलिटिक्स जो है ना, वही है कि कई बार पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिसी को हमेशा ट्रम्प ही करती है, वो कोई पता नहीं कहां से मिलता है इन चीजों का। और ये वायु प्रदूषण की समस्या हमारे देश में सिर्फ फोटो ऑप्स पे रह गई है और चिल्लम चिल्ली पे रह गई है। तो जो साइंस है वो तो बहुत पहले दूर हो चुका है बेचारा, क्योंकि जो बोल रहा है उसको कोई सुन नहीं रहा है, और जो करना है जिसने, उसको उसमें मजा नहीं आ रहा है, या उसको फोटो मतलब उसको वो क्या होता है ना, पीआर नहीं मिल रही है, पीआर मीडिया नहीं मिल रही है उस पर, तो यही चलता रहता है। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, कंस्ट्रक्शन दिल्ली में बेशुमार कंस्ट्रक्शन हो रही है, जगह जगह खुदा पड़ा है ना। हमारी जितने भी है फुटपाथ पेवमेंट है सब टूटे पड़े रहते हैं आधे टाइम। डस्ट हाँ, वो डस्ट पूरा टाइम हवा में वापस उड़ती रहती है, क्योंकि लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, बाइक चल रही हैं। वो डस्ट ही कंट्रोल कर लो, उसी से बहुत विजिबल फर्क पड़ जाएगा, गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। नहीं, वो कर तो रहे हैं, आज मैं आ रहा था तो वो पानी डाल रहे हैं रोडों पे। वो ये थोड़ी ना सोल्यूशन होता है भाई मेरे। पानी भी बर्बाद कर रहे हो, ये भी कर रहे हो, उसका कोई असर भी नहीं। रैंडम डाल रहा है, मतलब ये भी नहीं भूलो वहां डाल रहा है, नहीं उसको काम दिया है कि भाई रोड पे पानी डालना है, तो वो ऐसे ही मतलब खोल के लगा हुआ है बढ़िया कि ले भाई रोड क्लीन हो ले, कब हो गया डस्ट, वो डस्ट वैसे का वैसे ये कोनों पे। हाँ नहीं, वो इतनी बातें करी, हम मैकेनिकल स्वीपर लगा देंगे इधर उधर, ये फलाना ढिमकाना, कहाँ है वो मैकेनिकल स्वीपर, मुझे तो पता नहीं, पहली बात तो। दूसरा, ये पूरे साल में डस्ट क्यों नहीं इकट्ठी होती? हाँ, इसी में अभी करनी है ये, वही अभी याद आ रही है। और तो और, अब सबसे सिंपल चीज बताता हूँ, बाय लॉ कंस्ट्रक्शन साइट पे छोटी छोटी चीजें करनी है, जैसे जब ट्रक अंदर या बाहर जब ट्रक बाहर जा रहा होता है साइट से, उसके टायर धोने हैं। कितनी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा है? मतलब ही नहीं। ये तो, और बिल्डिंग पे आपको तरपाल लगानी हो हरी वाली, है लोहे की, देखा आपने? ऐसे चल रहा है। छोटी छोटी चीजें तो हम कर नहीं रहे, जिससे हमें को एक्चुअली में फर्क दिख जाए फटाफट, क्योंकि उसमें फोटो ऑप नहीं कर सकते ना ये लोग, मुझे लगता है। मैं तो बस इसी निष्कर्ष पे उतर जाता हूँ। कई बार मेरे को बड़ी निराशा होती है सोच के कि शायद ये कभी सॉल्व नहीं हो सकता दिल्ली के लिए प्रॉब्लम, बट अब कोशिश जारी है हमारी भी। हम तो कहते हैं आप जैसे लोग जरा लोगों में ज्ञान फैलाओ, तो जरा ये कुछ हो, कुछ शायद लोग ही अपनी तरफ से कुछ कर लें। देखते हैं, शायद ये ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह सब बैन करना पड़ेगा, ये फोटो वोटो वाला सीन ना, ये पुराना मुझे 10 साल पहले लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले काम तो करेंगे नहीं, पहले फोटो ही चाहिए हर चीज का। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो समस्या हो रही है ना। अब देखिए, बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अब जो भी कह लो, आपकी जो भी आपकी नहीं, मतलब जनरली आपके दर्शकों की जो भी राजनीतिक इंक्लिनेशन हो,
हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया कि पराली नहीं जलने देंगे, और काफी हद तक उन्होंने उसको अमल में भी लाया। उन्होंने उसके लिए लोगों को जो मतलब और जो पॉलिसी बनानी थी ताकि वो पराली जो कुछ और प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए यूज हो सके, वो भी करके दिखाया। तो ये तो पराली की बात है, लेकिन जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर भी उसी तरह अगर काम हो तो मतलब मजे आ जाए, मैं तो बस ये कह सकता हूँ। हाँ, कंस्ट्रक्शन हो गया, व्हीकल्स हो गए, पराली हो गई, जो 3-4 है मोटे मोटे इश्यूज। वो तो है ही निशांत भाई, देखो हरियाणा में भी एयर पोल्यूशन की परेशानी है, ठीक है। हाँ, वो बराबर है, गुड़गांव, और गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, किधर भी चले जाओ। अब मुझे ये लगता है कि लोगों को अगर जागरूकता होगी ना तो लोग कुछ करेंगे भी इसके बारे में। जागरूकता की बड़ी कमी जेन्युइनली है हमारे लोगों में आज भी, जबकि मतलब ये इसी पे इतनी बात होती है लेकिन किसी को पता नहीं क्या करना है। लोग अभी तक ऐसा हुआ है, कोरिलेट नहीं कर पा रहे कि भाई मेरा दादा मर रहा है, मेरी दादी मर रही है, मेरा बाप मर रहा है, मेरा भाई मर रहा है, मेरी बहन मर रही है, कोई अटैक से मर रहा है, कोई किसी को अस्थमा हो गया, तो सीधा सीधा कारण ये जो चल रहा है ना दिल्ली में, ये है, ये ऐसा है सडन डेथ की पता नहीं लग रहा ना कि मतलब कहां से आया। लोग इसको मान नहीं रहे। लोग सोचते हैं यार मतलब कोविड आ गया, इसने कर दिया, उसने कर दिया, ये खाता जाता था इस वजह से हार्ट अटैक हो गया, जिम में जा रहा था, ये हो गया, वो हो गया, 10 कारण और भी होंगे। पर ये तो एक्टिव है, ये तो 24 घंटे आपकी लाइफ में प्रेजेंट है, और ये डेली का किलर है। और ये कोई देख नहीं रहा। एक्सटर्नलिटीज जिसको हम बोलते हैं, ऐसी चीजें जो कॉमनैलिटीज हो जाती है ना, तो मतलब हाँ भैया कि जो मेरा है ना प्राइवेट, उसका तो मैं ध्यान रख लूंगा, गली में सीधा कूड़ा ही फेंकना है, ये जो कॉमन है भी कॉमन है, ये पानी कॉमन है, तभी यमुना का ये हाल है। बिल्कुल नहीं कि वो ट्रेजेडी जो कॉमन्स वाली जो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल वही है। तो ये वही है कि हवा है, तो मैं क्या करूं भाई, इसमें मेरी क्या गलती है, तो है ही ये ना, मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल निशांत भाई, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। ये सोच बंद करनी है किसी तरह। और मैं मानता हूं, देखिए मैं अब पता नहीं लोग कैसे लेते हैं, मैं किसी सरकार को वो नहीं करता कि सरकार के बस की बातें होती हैं। मेरा सीधा सा मानना इस वजह से ये होता है क्योंकि मैंने देख लिया सरकारों ने जो मर्जी करना था कर लिया, जो उनके वश में था वो उन्होंने कर लिया है, और जो उनके इंटरेस्ट में था वो भी कर लिया। उसके आगे जो है, लेकिन जो है ना, वो लोगों की अपनी जो इंडिविजुअल चॉइसेस होती है ना, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अगर अपने हमारे पंजाब के किसान भाई बंद करना चाहें पराली जलाना तो आज कर सकते हैं, लिटरली आज कर सकते हैं, पर इच्छा की बात है। अगर मैं तो ये समझता हूं कि कईयों को तो ये पता भी नहीं। अब देखिए, अब पंजाब के अपने खुद के बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, लेकिन उनको ये बात कोई समझा नहीं रहा ना। कल को मैं वो बोलूं बात, लोग सुने तो शायद मतलब मेरे से मतलब कोई और बोले, लोग इस बात को फैलाएं, प्रचारित करें, तो शायद बंद हो ना। इसमें इवेंचुअली हमारा और समाज में जो हमारे जो आसपास के भाईचारा है, उसकी जो लोगों की बातें है ना, उससे फर्क पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी चलाने का जो फैसला है वो हमारा है, वो सरकार का। कंस्ट्रक्शन अपने घर की कराने में जो हम मिट्टी का जो देखभाल कर सके, कंस्ट्रक्शन डस्ट रोकने के लिए जो कर सके, वो हमारा फैसला है, किसी और का नहीं, है ना। आप छोटे छोटे रस्तों के लिए भी गाड़ी ना यूज करें, मैं तो सबसे पहले तो छोटी बातें तो यही है ना। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूज करते हैं, वो आपका फैसला है, वो सरकार का फैसला नहीं है। और तो बाकी आप वोटिंग से ये फैसला करें कि देखो आप मुझे ज्यादा बसें दोगे या वो ज्यादा बसें देगा, मैं उसको वोट दूंगा जो मेरे को ज्यादा बसें दिल्ली में लगवाएगा, पानीपत में लगवाएगा, इधर लगवाएगा, अपने नोएडा में। ये जब तक राजनीतिक नहीं बनता ना, नहीं होता लोगों में। और ये कोई पॉलिटिकल इशू भी नहीं है, मतलब वो फ्री बिजली और फ्री पानी पे चल रहा है, वो अब तक एनवायरनमेंट पे तीसरा जो है ना, थर्ड लेवल पे वो आया नहीं मामला कि या कोई मैनिफेस्टो में भी ये कह दे कि भाई आबो हवा दिल्ली की मैं साफ करूंगा और हम बचाएंगे, इतनी बीमारी होती है, इतनी इससे मौत हो रही है, हम ये बचाएंगे। थोड़ा रोहित भाई अभी जो है ना, निराशा से थोड़ा आशा की तरफ चलते हैं कि कुछ हो भी रहा है। अब हरियाणा का आपने एग्जांपल दिया बड़ा अच्छा कि यार हरियाणा वालों ने कंट्रोल कर लिया, गवर्नमेंट ने पराली वाला सिस्टम जो था, इंसेंटिव भी दिए, थोड़ी रोकथाम भी करी, थोड़ा मतलब एक्शन भी लिया, तो थोड़ा वो दिखा है, असर दिखा है, वो उसके मतलब डेटा पॉइंट्स भी हमारे पास है कि दिखा है। तो कुछ हमारे पास किसी और स्टेट का, किसी और म्युनिसिपैलिटी का उदाहरण है इस टाइप में, या किसी दुनिया की किसी देश में किसी शहर का उदाहरण जो बहुत पॉल्यूटेड रहा और उसने एफर्ट लगा के वहां के लोगों ने कुछ किया हो, ताकि हम भी कुछ एग्जाम्पल उससे सीख सकें। देखो आपको बड़ा अच्छा सवाल पूछा। 58 की बात है, लंदन की बात कर रहा हूं मैं। लंदन में कोयला जलाते थे सर्दियों में घरों में, ताकि लोग मतलब ठंड से बच सके। कड़ाके की ठंड पड़ती है लंदन में आज भी, लेकिन वो कोयला जलाने से और साथ में मौसम की ऐसी परिस्थितियां बनी कि 15 दिन तक भयंकर ना फॉग भी नहीं, स्मॉग बनी रही,
और उसकी वजह से कम ऑफिशियल आधिकारिक तौर पे 58 लोग मरे, अनाधिकारिक तौर पे माना जाता है 5000 लोग मरे लंदन में। द ग्रेट स्मॉग के नाम से त्रासदी जानी जाती है। उसकी वजह से इंग्लैंड की सरकार जागी, उसने बोला हम कोयला नहीं जलाने देंगे, हम गैस की तरफ जाएंगे, और उसका फायदा उन्होंने देखा। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करें, पेरिस की जो आबो हवा है वो बड़ी गंदी मानी जाती है पूरे यूरोप में, और उसके पीछे कारण था जो ट्रैफिक की समस्या पेरिस में थी कि सब डीजल की गाड़ी चलाते थे। मेयर ने, जो बड़ा वहां पे मेयर जो होते हैं, महापौर होते हैं, बड़ी शक्ति होती है उनके हाथ में, बड़ी ताकत होती है, उसने बोला मैं पूरे शहर को वॉकेबल बनाऊंगा, मैं गाड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनने नहीं दूंगा यहाँ पे। चलो, कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन उसका असर दिख रहा है, पेरिस की हवा साफ हो रही है। अपने इंडिया में ही कचरा जला के जो प्रदूषण की समस्या है वो इतनी विकट है इस देश में, लेकिन इंदौर जैसे शहर जब अपने कचरे को इतने अच्छे से मैनेज करते हैं ताकि वो जले ही ना और प्रदूषण ही ना पैदा कर सके, उल्टा उससे गैस निकाल के बसें चला रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ये अपने में कितनी बड़ी अचीवमेंट है जो अगर हम देश में अपने कर पा रहे हैं, जब राजनीतिक मतलब जो ना पॉलिटिकल विल, टेक्नोलॉजी और इंप्लीमेंटेशन तीनों साथ आ रही है, जब वो करके दिखा पा रहे हैं, तो हम ये दूसरे शहरों में क्यों नहीं कर सकते? मैं आज भी पूछता हूँ लोगों से। इच्छा शक्ति की कमी होती है, कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन इच्छा शक्ति आ जाएगी उस दिन बहुत कुछ हो जाएगा। और इंदौर सरकार का प्लान चल रहा है, नेशनल क्लीनर एक्शन प्लान, उसके तहत 138 शहर हैं, 38 शहर हैं जिसमें कि आपके प्लान बन रहे हैं, स्टडी हो रही है कि कैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए। मैं कहता हूँ वो स्टडी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है वो 3-4 कारण सब जगह है कॉमन, उनके ऊपर एक्शन करो, गाड़ियां चेंज करो, पुरानी गाड़ियां निकाल लो किसी तरह, भगवान की कृपा से वो गाड़ी अपनी स्क्रैप यार्ड बन गए हैं, प्लीज वहां जाके स्क्रैप यार्ड में डालो, वो गाड़ी चलनी चाहिए, वो आपके लिए जहर है, सबके लिए जहर है, करवा नहीं रहे। और वही बात नहीं ना, हाँ, इंदौरी कोई यार श्रीलंका से तो आया नहीं है, इंदौर के लोग बिल्कुल यहीं के हैं, और ये यहीं जैसी पॉलिटिक्स है जैसे यहाँ पे होती है, दिल्ली में हो रही है, एनसीआर में जैसी होती है, बॉम्बे में होती है, वैसी पॉलिटिक्स वहां पे भी होगी। ठीक है, पर थोड़ा सा वही है कि जो सिस्टम एक बार बन जाता है आपका, कुछ शुरू में कोई एक्टिव कोई बंदा टॉप लीडरशिप से कोई ढंग का काम कर जाए, कुछ मुहिम चला जाए, तो लोग हो जाते हैं, फिर मानने को तैयार हो जाते हैं, वो रास्ते पे चल पड़ते हैं। यहाँ तो रास्ते ही नहीं दिख रहे ना, 4-5 रास्ते बताते हैं अलग अलग, और चलता है इस पे कोई नहीं है किसी पे भी, थोड़ा सा चल के फिर वो यू टर्न मार लेते हैं कि नहीं यार ये बीआरटी है, नहीं मजा नहीं आया, वापस चलो। तो रोहित भाई, इसमें क्लीन एनर्जी का आखिरी सवाल है मेरा कि बिल्कुल इस पे आपने बताया, पेरिस का बताया कि यार उसने डीजल की गाड़ियां बंद करवा दी, शहर वॉकेबल करवा दिया, होने को तो सारी चीजें यहाँ भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रैक्टिकली 5 years 10 years डाउन द लाइन दिख नहीं रहा, मतलब अगले 5 साल का गोल, तो गवर्नमेंट फोकस कर रही है ई व्हीकल पे कि जी इस कारों को सीएनजी भी बंद करो, आप इलेक्ट्रिक लेके आओ। तो आपको इसकी क्या फिजिबिलिटी लगती है? इसमें थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसकी कोई सेकेंडरी मार्केट भी है अभी, इसमें बैटरी के क्या इश्यूज हैं, फाइनेंसिंग के इश्यूज हैं, बड़े मसले चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है कि भाई यार चार्जर कहाँ से लाए, घर पे लगा या पेट्रोल पंप पे लगेगा, तो थोड़ा इसके बारे में ये सोल्यूशन है। देखो, ई व्हीकल का सोल्यूशन अच्छा सोल्यूशन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं कर सकते, क्योंकि एटलीस्ट ये होता है कि जो आपका जो टेल पाइप एमिशन जिसे बोलते हैं ना, जो व्हीकल का धुआं होता है, गाड़ी का धुआं, वो तो नहीं आता कम से कम, तो एयर पोल्यूशन में उससे तो फायदा तो बहुत आता है। हाँ, ये जो आपने जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करी ना, उसकी तो समस्या थोड़ी है। खैर, दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत सुधरी हुई है, क्योंकि जो दिल्ली सरकार ने अगर एक अच्छी चीज करी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो इकोसिस्टम बनाया उसको करी है। दिल्ली में जो चार्जिंग डेंसिटी है, चार्जिंग नेटवर्क डेंसिटी है, वो इस देश में क्या बहुत सारे देशों से भी बहुत बड़ी है इस समय दुनिया में। मेरे ख्याल से आजकल तो आपको हर कोने में दिख जाता है, ये स्विच दिल्ली या चार्ज करो के नाम से आपको सब जगह चार्जिंग स्टेशन दिख रहे हैं इस समय, तो वो तो चलिए अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो परेशानी है ना, जो व्हीकल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है अभी भी, वो आपने बड़ा सही बोला। हाँ, ये है कि जो व्हीकल की ओनरशिप कॉस्ट जिसे बोलते हैं ना, जो मतलब पूरी उसकी जिंदगी भर की जो कॉस्ट होती है, जो उसमें लागत मिला के जो पड़ती है, वो पेट्रोल डीजल व्हीकल से बहुत कम पड़ती है। तो एक वो एडवांटेज तो होता है जो लोगों को थोड़ा समझाना पड़ता है, तो लोग रुचि भी दिखाते हैं कि चलो पेट्रोल की कॉस्ट तो नहीं लग रही ना। हाँ, ये समस्या है, लेकिन क्योंकि अभी अपफ्रंट कॉस्ट अभी भी ज्यादा है और फाइनेंसिंग इश्यूज हैं। देखिए क्या है कि बैटरी टेक्नोलॉजी जो होती है उसको लेके एक रिस्क माना जाता है, जो रिस्क है नहीं नेसेसरली, लेकिन वो रिस्क माना जाता है क्योंकि उसमें
कायदे से एक बात तो होती है, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व डलते हैं उस बैटरी में जिसमें आग लगने की क्षमता ज्यादा होती है, बट सेफ्टी पूरी होती है, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें। प्रॉपर इंडिया में जो इस समय ई स्कूटर मिल रहे हैं अच्छी क्वालिटी के, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूटरों में से आते हैं। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ पेपर पे। तो सेफ्टी इज नॉट एन इशू। हाँ ये है क्योंकि इसकी सेकंड मार्केट नहीं है, सेकंड लाइफ नहीं है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आ रही है कि इसकी रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी। और उसकी वजह से जो अपने बैंक है, एनबीएफसी है, वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं इन्हीं गाड़ियों पे। एक ग्रीन व्हीकल लोन भी चलता है, और हमें उसको मतलब ताकि हम ग्रीन व्हीकल खरीद सके जैसे इसको बोलते हैं, उसके लिए भारत सरकार जो होती है इनकम टैक्स पे रियायत भी देती है उस लोन पे। आज की डेट में इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है उसका अपना प्रावधान। लेकिन यही है कि लोग अभी भी उस मतलब लोग रुचि दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना फिर बड़े अजीब अजीब से सवाल जो होते हैं ना वो बन जाते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने गाड़ी कभी दिल्ली के बाहर मुश्किल से चलानी होती है, ठीक है, आप शायद पूरी जिंदगी में एक बार ही शिमला गाड़ी लेके जाओगे, बाहर चार्जिंग हाँ बस ये सवाल फालतू का आ जाता है, जिसकी वजह से कोई गाड़ी नहीं खरीदता। ठीक है, स्कूटर आपने मुश्किल से 40 किलोमीटर नहीं चलाना पूरे दिन में, ठीक है, बैक एंड फोर्थ बोल रहा हूँ, पर चार्जर ना मिला तो भाई 40 किलोमीटर तो घर हो जाएगी, क्या करेंगे वहां, परेशान हो जाएंगे, वापस कैसे लाएंगे उसको। बिल्कुल। इस मामले में एक बड़ी अच्छी पॉलिसी जो सरकार की आ रही है वो ये है कि डेस्टिनेशन चार्जिंग बोलते हैं हम, जिसमें कि जहां भी आप गाड़ी खड़ी करें, पार्क करें, जैसे आपने देखा होगा आपके दफ्तर में चार्जर लगे हुए हैं, सिनेमा हॉल में चार्जर लग रहे हैं, मॉल में चार्जर लग रहे हैं, आपके किसी शॉपिंग एरिया में डिस्ट्रिक्ट में चार्जर लग गए हैं, है ना, स्कूल के पास चार्जर लग गए हैं। तो ये डेस्टिनेशन चार्जिंग की वजह से ये चार्जिंग की जो टेंशन है उसको काफी कम किया जा सकता है, और उसकी तरफ काफी काम हो रहा है अभी इस समय बहुत सारी स्टेट्स में भी। लेकिन यही है बस अब कि लोग रुचि तो दिखा रहे हैं, अगर वो जो इनिशियल लागत है वो किसी तरह कम हो सके ना तो फर्क पड़ता है। उसको कम करने का तरीका है बैटरी स्वैपिंग की बातें कर रहे हैं लोग। खैर उसकी अपनी और लिमिटेशंस है, क्योंकि बैटरी फिर जो होती है जब वो चेंज करने वाली बैटरी होती है तो उसकी रेंज भी बहुत कम आती है फिर, तो वो एक मतलब डाउन साइड होता है। लेकिन मतलब ऐसी बातें चलती रहेंगी। हाँ ये है कि नीति स्पष्ट है कि इससे प्रदूषण में फर्क पड़ेगा। जितनी भी हमारी नॉन अटेनमेंट सिटीज है भारत की, सबके प्लान में लिखा हुआ है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे ताकि हम एयर पोल्यूशन कम कर सके ट्रांसपोर्ट से, जो ये ट्रैफिक से, गाड़ियों से। तो ये तो होना ही होना है। तो अब ये, और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि एक बारी रिन्यूएबल एनर्जी और बड़ी मात्रा में हमारे ग्रिड, हमारी बिजली में आएगी, अडॉप्ट करेंगे, और वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, समझ लीजिए जीरो एमिशन फिर एकदम। तो एक्चुअली हम पोटेंशियली जीरो एमिशन व्हीकल पे बैठे हुए आज की डेट में, समझ लीजिए। सही, ग्रेट। तो रोहित भाई कुल मिला के हमने सारे पॉइंट नियरली कवर करे आज डिस्कशन में, और पराली हो गया, आपके व्हीकुलर पोल्यूशन, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन, और गवर्नमेंट की जो है लैक ऑफ विलिंगनेस और इंटेंट, शायद ये कारण जो है स्पष्ट सामने आते हैं। और जो लोग अब तक सोचते थे कि यार क्या कारण है पोल्यूशन के, मतलब जिनको क्लियरली नहीं पता था, कोई भाई पटाखे बोल रहा था, कोई पराली बोल रहा था, तो क्लियर कट पता लगता है कि डिस्कशन से कि यार ये मोटे मोटे कारण है, और 3-4 सॉल्यूशन इन्हीं में निहित है। जो कारण है उसी में सॉल्यूशन भी निहित है। और ये नहीं है कि ये मतलब इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, बाकी बहुत सारे देशों में और विद इन इंडिया, जैसे इंदौर का भाई साहब ने एग्जांपल दिया, ये चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं, वेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए कि पोल्यूशन ही ना हो। तो बस जरूरत है थोड़ा सा कॉन्शियस होने की, और स्टेट से ज्यादा सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल लेवल पे इसको एज अ मुहिम बनाने की। भैया नहीं करना है, ये लीगली गलत नहीं है, मॉरली भी गलत है चीजें, बिल्कुल ये भी समझ, और आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थैंक यू रोहित भाई आज आने के लिए, इतना टाइम निकालने के लिए। अरे धन्यवाद। बस आपके माध्यम से बात, ये संदेश आगे फैले कि जो आप जैसे आपने बोला, ये एक सिविल सोसाइटी का इशू ज्यादा है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात भी उतनी बनती है जितना कि आप सरकारों को तो जितना मर्जी बोल दे, लेकिन मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं पॉलिटिक्स स्टार्ट्स वेयर कल्चर एंड सोसाइटी एंड्स। सही। तो ये जब तक हम ये सॉल्व नहीं करेंगे ना अपने एंड पे, तब तक कोई, उनको भी कोई मतलब फायदा नहीं है ये सब करने में, क्योंकि उनको वोट नहीं दिख रहा ना। हमको बोल रहे हैं कि हमको वोट हम तुमको इसी बात पे देंगे, अब करना है तो करो, सही बात। सही, और हमने ही स्पेस दिया हुआ है शायद, क्योंकि हम ही ध्यान नहीं दे रहे थे अब तक इंडिविजुअल और अपनी सोसाइटी लेवल पे। तो रोहित भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज आने के लिए, और दर्शकों आपका एपिसोड देखने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।